बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और यह अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। भीड़ की हिंसा, नफरत की आग और एक हिंदू युवक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 7 दिन में यह दूसरी घटना है। इससे पहले दीपू दास को बेरहमी से पीट कर जला दिया गया था और ऐसे में लगातार ये तमाम घटनाएं जो है वो कम नहीं हो रही। इसी बीच कल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। तारिक की ढाका वापसी से बीएनपी के नेताओं और समर्थकों में जोश है। शेख हसीना की गैर मौजूदगी ने रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी के लिए चुनावी मुकाबला आसान कर दिया है। ऐसे में किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रही जमात हाशिर पर आ जाएगी। 17 साल बाद लौटे तारिक रहमान क्या यूनुस की सत्ता की कुर्सी हिला देंगे? क्या ये वापसी सिर्फ राजनीति है या सत्ता परिवर्तन की आहट भी है? यूनुस सरकार पर मंडराता सबसे बड़ा खतरा तारिक रहमान की घर वापसी। सवाल साफ है, क्या बांग्लादेश में अब सत्ता का खेल पूरी तरीके से बदलने वाला है? यूनुस की कुर्सी डगमगाएगी। तारिक रहमान के समर्थक सड़कों पर ताकत दिखा रहे हैं। क्या यही है बांग्लादेश की अगली सियासी पटकथा? बांग्लादेश में सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है। दरअसल बांग्लादेश में बीएनपी बड़ी पार्टी और शेख हसीना की पार्टी चुनावी यहां पर बैन है चुनाव में, और ऐसे में बीएनपी बड़ी पार्टी के रूप में नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या तारिक रहमान के सत्ता के आने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बंद होंगे? रहमान हिंदुओं के हक में आवाज उठाएंगे या फिर हिंदू पर अत्याचार यूं ही होता रहेगा? ऐसी कई सवाल जो है जहन में इस वक्त जरूर है, लेकिन बदलती बांग्लादेश की तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं लोगों में चिंता खड़ा कर रही है। तमाम वो तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो वही अभिनेत्री जानवी कपूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा की कड़ी निंदा भी की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग का जिक्र करते हुए कत्लेआम करार दिया। जानवी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर जानकारी लें, सवाल उठाएं और सांप्रदायिक भेदभाव का विरोध करें। जानवी कपूर ने अपने इंस्टा स्टोरी में लिखा कि दीपू चंद्र दास ये कत्लेआम है और ये कोई अकेली घटना नहीं है। अगर आपको उसकी बेरहमी से मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में पढ़े, वीडियो देखे, सवाल पूछे। अगर इन सब के बाद भी गुस्सा नहीं आता है तो ये गलत है और दोहरा व्यवहार है जो सबके लिए खतरनाक है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो देखकर अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा तो ये ठीक इसी तरह का दोहरा व्यवहार है जो हम सबको खत्म कर देगा। हम दुनिया के दूसरे कोने में किसी घटना पर दुख जताते हैं, हम दूर की घटनाओं पर रोते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों को जलता देखते रहते हैं। किसी भी तरह का सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरपन, चाहे हम पीड़ित हो या आरोपी, हमें इसकी बुराई करनी चाहिए। तो जानवी कपूर एक्ट्रेस की तरफ से बकायदा इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट शेयर किया गया है और कई तरह के रिएक्शन जो है लगातार सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उन तमाम हालातों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान के भी कई राज्यों में विरोध का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी वैदिक स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं। एडवोकेट शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं। राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारा साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। एक घटना हुई, एक हफ्ते बाद एक और घटना हो गई। कहीं ना कहीं मन को विचलित करने वाली वो तमाम तस्वीरें हैं। देखिए, पूरा साल आप देखेंगे कि ये जो पूरा साल अंत की ओर आया, 1 जनवरी से लेकर के अभी तक बांग्लादेश के अंदर निरंतर रूप से टारगेटेड क्राइम हो रहा है, यानी हिंदुओं के ऊपर निशाना साध करके अत्याचार हो रहा है। ये बिल्कुल निरंतर धार्मिक ही नहीं कहे, बेहद कुत्सित राजनीतिक साजिशें हैं जो कि अमानवीय है। अभी हम इसको देख रहे हैं, मामला हास्यास्पद है कि आपको किसी को मारनी है तो आप एक प्रयास कर रहे हैं कि ये साबित करें कि भाई उसने कोई अपराध करा है तो भीड़ ने नहीं करा। कि भीड़ तंत्र को किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा मुझे नहीं मालूम। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि वहां के जो प्रधान हैं उनको तो नोबेल पुरस्कार है ना गरीबी उन्मूलन का। मुझे लगता है उनका गरीबी उन्मूलन
तो उनका नोबल करना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि वाकई में शर्मनाक है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में शर्मनाक की पूरी घटना है। अरविंद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। बांग्लादेश में जो चल रहा है इस पर चिंता का इजहार बार बार किया जा रहा है, हालात सबसे ज्यादा खराब है, किस नजर से आप देखते हैं? एक भारत की नजर से देखें तो ये भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि एक कमजोर सरकार वाले बांग्लादेश में वहां पे आतंकियों का अड्डा बन सकता है। और जो भारत में जो पूर्व की ओर से जो चुनौती पैदा हो सकती है, पश्चिम से तो पहले ही चुनौती है पाकिस्तान की ओर से। दूसरी बात ये कि सीमा है वो पूरी असुरक्षित है, क्योंकि तारबंदी ठीक से नहीं है और लोग काफी बड़ी संख्या में इधर आवाजाही कर सकते हैं। तो बांग्लादेश की आंतरिक उथल पुथल का असर भारत पर होना वाजिब है, तो भारत पे असर पड़ेगा, इसलिए यही चिंता का विषय है। जी। ठीक है, तरन्नुम जी। ठीक है। शोएब साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। इस्लाम में कई चीजों का जिक्र है, इस तरीके से किसी को सरेआम मार देना इसका तो जिक्र नहीं है। इस्लाम तो इंसानियत सिखाता है। शोएब साहब। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल तरन्नुम जी, आपने बिल्कुल हकीकत बात कही है कि इस्लाम जो है मोहब्बत सिखाता है। लेकिन तरन्नुम जी देखिए, यहाँ पर जो है बांग्लादेश में सियासत चल रही है। अगर आप देखिए तो शेख हसीना जी जब वहां उनका तख्ता पलटा गया, तो वो किस हालात में उन्होंने मुल्क छोड़ा। उसके बाद उनको कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने उनका खैर मकदम किया और आज भी वो हिफाजत हिंदुस्तान में है। तो वहां पे आप देखिए, जो शेख हसीना जब यहाँ पे है, तो जाहिर है खालिदा जिया जो वहां पे मौजूद है, वो उनकी विपक्ष है, आप भी जानती हैं, जैसे यहाँ कांग्रेस बीजेपी। और इंसान जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, ऐसा इलेक्शन में भी मामला वहां पे होता है। तो खालिदा जिया जो है वो चाहती हैं कि वक्त आने में जो फरवरी में इलेक्शन हो, वहां पर वो इकतदार में आ जाए। यूनुस से वो शोएब समझौता कर साहब, रही है। जंग और में सब कुछ जायज होता है, चुनाव मैं में भी मुकम्मल सब कर कुछ दूं। जायज होता है, मैं लेकिन किसी हिंदू को निशाना बनाना ये तो जायज मैं नहीं है। मैं 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 उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर एक सेकंड में उसी पर आना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए, खालिदा जिया जो है सियासत चल रही है, उन्होंने लड़के को बुला लिया, तारिक साहब को बुला लिया 17 साल के बाद, वहां पे जश्न मंदा। आप देखिए, वो जो है जुल्म ढा रही हिंदू भाइयों पर, पर्दे पर्दे इसलिए ढा रही है कि शेख हसीना यहाँ आराम कर रही है। तो मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से रहेगी कि इस पर सख्त सख्त फैसला किया जाए, क्योंकि हम जो है हिंदुस्तानी है। मेरा हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, अगर शोएब सिद्दीकी फिलिस्तीन पर जुल्म होता है तो मैं इसराइल की मुखालफत करता हूं। अपने प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसराइल पर हमला करिए, उनसे बात करिए। उसी तरह मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से कि आप बांग्लादेश पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, उनसे फौरन बात करिए, क्योंकि खालिदा जिया जो है वहां पे मेरे हिंदू भाइयों जुल्म ढा रही है सिर्फ सियासत पाने के लिए। अगर तरन्नुम जी आप ये देखिएगा, ये हकीकत है, क्योंकि यहाँ पे शेख हसीना यहाँ पे मौजूद है। शेख हसीना खुद कह रही है कि मैं यहाँ पर बहुत सेफ हूँ, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं सेफ है तो हिंदुस्तान में सेफ है। तो खालिदा जिया इसमें पसे पर्दा काम करवा रही है, हिंदू भाई जुल्म करवा रही। अभी आप देखिए, अभी आप ही ने बताया, अभी पिछले हफ्ते देखिए जो है एक हिंदू भाई को जला के मार दिया गया, फिर आप पीट पीट के उसको मारा। तो मेरी गुजारिश मुल्क के वजीर आजम से रहेगी, बार बार मैं आपसे बात कह रहा हूं, और हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है, हमेशा रहेगा। सियासी लोग छोड़ के, क्योंकि सियासी लोग क्या होते हैं, अपने इख्तिदार में आने के लिए, कुर्सी पाने के लिए और पिक्चर में बने रहने के लिए कोई ना कोई निगेटिव सोचा छोड़ते हैं। लेकिन मैं उन मुसलमानों में से नहीं हूं। मेरे हिंदू भाई जो है वो अक्सरियत में ज्यादा है, वो मेरे राम है। मैं सेकंड नंबर में, मैं उनको लक्ष्मण हूं। मैं मुखालफत करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि, और दुआ भी करता हूं, और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह है, जो सख्त फैसले जाने जाते हैं, कि फौरन वो वहां पर बातचीत करें और इस तरह कार्रवाई रोकें, वरना इसका अंजाम मैं समझता हूं बांग्लादेशियों को यहां पे बहुत भुगतना पड़ेगा। और जिसलिए मैं अपने हिंदुस्तान के साथ रहूंगा। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक किसी भी दुनिया में कहीं भी मुल्क में रहे, वो मेरा भाई है, इसलिए मैं उसके साथ हूं, इसलिए मैं पुरजोर मुखालफत करता हूं। और खालिदा आप तो जिया जो है, मुखालिफत कर रहे हैं, वो लेकिन उन्हीं अभी भी कई मुस्लिम ऐसे संगठन हैं जो सामने भी नहीं आए हैं, उनकी तरफ से कुछ भी बयान नहीं दिया गया है। अगर यही किसी मुस्लिम के साथ होता तो शायद आप सब सड़कों पर होते हैं। आऊंगी मैं आपके पास, राज बिहारी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अब लगातार हम देख रहे हैं कि तख्ता पलट बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है। क्या तारिक रहमान हिंदुओं पर जुल्म को कम कर सकते हैं अगर वो सत्ता में आएंगे तो? क्योंकि जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है वो तस्वीरें जग जाहिर है। देखिए, बांग्लादेश में कोई भी सरकार आए, वहां पर हिंदुओं का पलायन और उनकी हत्या लगातार जारी रहेगी। क्योंकि हमने शेख हसीना की भी सरकार देखी, शेख हसीना की सरकार के दौरान भी लगातार मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं पर हमले हुए, वहां से उन्हें भागना पड़ा। हाँ, हर साल 2.25 लाख हिंदू बांग्लादेश से कम हो रहे हैं।
1971 से देखें तो 25 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में मारे गए हैं। सरकार कोई भी आए वहां हिंदुओं का कोई भला नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो राजनीति हमारे देश में हो रही है उसकी वो भी एक बड़ी वजह है। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदुओं की हत्या हुई, कई जगह धरना प्रदर्शन किए गए। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की सरकार तो धरना प्रदर्शन करने वालों को ही जेल में बंद कर रही है, उन पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो उसके खिलाफ कोई अगर सड़कों पे उतरता है, बांग्लादेश के उच्चायोग के दफ्तरों पे प्रदर्शन करता है, तो उन पर ही आप मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तो ये क्या दोहरी राजनीति है? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक तरफ मांग कर रही है कि वहां हिंदू अत्याचार हो रहे हैं और भारत सरकार चुप बैठी है, दूसरी तरफ कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उसको आप बंद कर दे रहे हैं, उन्हें आप प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं दे रहे। तो ये हमारे जो देश के नेताओं का जो दोहरा चरित्र है वो हिंदुओं की बड़ी हत्या का कारण बन रहा है। वहां हिंदुओं की लगातार पलायन हो रहा है। 1951 में हिंदुओं की आबादी 22% जो घटकर 8% से भी कम रह गई है। तो वहां हिंदुओं का लगातार पलायन हो रहा है, हिंदुओं की आपने तो फिर भी एक 1% यहाँ पे ज्यादा बता दिया, 7 ही है वो 2022 के आंकड़ों के हिसाब से। हाँ जी, नहीं मेरी बात हो गई समाप्त। ठीक है। महाराज साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसे कि राज बिहारी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि सत्ता में चाहे कोई भी हो हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं होगा। क्या लगता है सिर्फ हिंदू संगठनों को शांति की अपील करना ही काफी होगा या फिर अब कोई बड़ा कदम उठाना जरूरी है? आपने अभी की इस ये वाला जो डिस्कशन चल रहा है इसके पहले मैंने एक सिंगल स्कॉलर कि नाइजीरिया के में आईसिस के ठिकानों के ऊपर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया। आप ये समझिएगा, और उसमें जो ट्रंप ने जो जवाब दिया है वो ये कह करके दिया है कि ईसाइयों के ऊपर यदि कहीं हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे। तो एक बात स्पष्ट रूप से अब हमारे पास में भी एक ओपन ऑप्शन है। हमें अब ये करना होगा कि आपको बांग्लादेश के खिलाफ सारी राजनीति तो करनी, दैट इज डिप्लोमेटिक, वो तो कूटनीतिक देगा कि तो उन्हें आक्रामक भाव में भी आना पड़ेगा। इसके पूर्व में जैसे आप बात कर रहे थे राज बिहारी जी से, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। देखिएगा जितनी तारिक रहमान अभी आएंगे ना तो मुझे तो चिंता है तारिक रहमान को भी राजनीतिक रूप से उनकी हत्या न कर दी जाए बेनजीर की तरीके से, क्योंकि ये जो मॉडल चल रहा है ये आईसिस का मॉडल चल रहा है। बांग्लादेश की सत्ता जो है वो आईएसआई के कंट्रोल के अंदर चल रही है और निरंतर रूप से जितने घटनाक्रम है उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है, वो चरित्र उसी प्रकार का है कि आप उग्र धर्मवाद करें, उग्र राष्ट्रवाद करें, बाद में वहां के लोगों को भड़काएं और इंटर सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, अंतर धार्मिक द्वंद पैदा करें। तो यही मुझे लगातार लग रहा है। आपने एक और चीज देखी होगी तरनुम जी, जब छाया नट और द डेली स्टार के ऊपर हमला हुआ, इन्हें आप समझिएगा किसी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के ऊपर यदि हमला होता है, यह बात पक्की है कि आप कटिबद्ध होकर के एक संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। छाया नट वहां का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान जिसके अंदर आपकी संस्कृति का संवर्धन होता है, बांग्ला संस्कृति का संवर्धन होता है, टैगोर की सारी जिसे कह सकते हैं कृतियों का संरक्षण संवर्धन होता हो, उसके ऊपर जो हमला है वो इनडायरेक्ट उनके मॉडल को साबित करता है, जो कि वहां के नेता कहते रहे। एनसीपी के नेता वहां के उन्होंने क्या कहा अब्दुल्ला कि यदि भारत हमारे यहाँ के लोगों को शरण देता रहेगा तो हम उनके 7 सिस्टर्स के जो आतंकवादी है उनको हम सहयोग करेंगे। इससे बढ़कर के स्टेटमेंट हमारे लिए ओपन स्टेटमेंट क्या हो सकता है? तो अब तो हमें चाहिए कि सीमा के ऊपर हम किसी भी ताकत के अंदर, जैसे विदेशी मामलों के जानकार जी ने भी कहा, हमें सीमा के ऊपर विशेष तौर पर लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स के ऊपर हमें बेहद ज्यादा चौकसी बदलनी होगी। एनएसए की मुख्य जवाबदारियां बन जाती है और साथ में अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, हमें भी अमेरिका की तरह अटैकिंग पोजीशन में आना ही होगा।
ठीक है अरविंद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जैसे महाराज साहब ने भी जिक्र किया कि हमें अभी यहाँ पर अटेंशन वाले पोजीशन में आना होगा, अटैकिंग पोजीशन पे आना होगा। क्या लगता है, क्योंकि सेवन सिस्टर पर भी खतरा है, हिंदुस्तान के लिए आने वाले समय में चैलेंजेस भी बहुत हैं, बदलती तस्वीरों को भी हम देख रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है हिंदुस्तान में कूटनीतिक तौर पर दबाव बनाना जरूरी है, क्योंकि पड़ोस में अगर कुछ हो रहा है तो हिंदुस्तान को जाहिर है कि फ्रंट लाइन पर आकर खेलना चाहिए। जी, फ्रंट लाइन पे आके खेलना तो चाहिए, पर कूटनीतिक स्तर पर दबाव अगर आप चाहते हैं कि विदेशी लोगों की सहायता से अगर हम वो दबाव बनाएं तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ जो किया कराया है वह विदेशी लोगों का ही है। हमें दरअसल अपने दुश्मन को पहचान करनी होगी कि यानी कि हमारा आप असली ये कहना दुश्मन। चाह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कोई और है? बिल्कुल निश्चित रूप से है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक क्षमता इतनी नहीं है कि वह बांग्लादेश में और भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोले। पाकिस्तान को भारत बुरी तरह से आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। तो ऐसे में ये सोचना कि पाकिस्तान इसके पीछे है और केवल पाकिस्तान की क्षमताओं में है, तो यह मुझे लगता है कि खतरे को बहुत कम करके आंकना होगा। इसके पीछे दरअसल चीन और अमेरिका का भी पैसा लगा हुआ है, और यह दरअसल पूरा जो दक्षिण एशिया में जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का विस्तार है। और आप देखिए कि केवल चीन ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, तुर्की जैसा जो देश है वह तक यहाँ पे दखलंदाजी कर रहा है। उसने बांग्लादेश और पाकिस्तान से संधियां की है, तो उससे भी ये अंदाज लग रहा है कि भारत दरअसल एक बहुत ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ताकत की जो रस्साकशी होती है उसमें शामिल हो चुका है, और बांग्लादेश के जरिए वह प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत को काफी सतर्क रहना होगा, क्योंकि देखिए कि इन सारी लड़ाइयों का जो सबसे ज्यादा बड़ा फायदा है वो खासकर पश्चिमी ताकतों का है, क्योंकि लड़ाई अगर होगी तभी तो हथियार बिकेंगे, और हथियार बिकेंगे तभी तो उनके जो वहां के जो हथियार बनाने वाले जो लोग हैं उनको फायदा होगा। तो पूरी तरीके से एक रणनीति है, भारत को उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय में दो तरह की सोच के लोग हैं। पहले लोग ये सोचते हैं कि बांग्लादेश के जो आंतरिक मामले में हमें पूरी तरीके से हस्तक्षेप करके भारत के वर्चस्व को दिखाना चाहिए, और ऐसा सोचने वालों की संख्या बहुत ही सीमित है। जो ज्यादातर जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये सोचते हैं कि बांग्लादेश के आंतरिक मामले में हमें सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश के वे लोग जो कि भारत के पक्ष में है, ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, वहां तो जो खासकर जो अवामी लीग के कार्यकर्ता है उनकी भी हत्याएं हो रही है, और जो खासकर ब्यूरोक्रेसी के जो बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उन पे भी हमले हो रहे हैं, वहां के जजों पे हमले हो रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू हिंदू पे हो रहे हैं। तो हमें दरअसल अपने असली दुश्मन की पहचान करके हमें ये करना होगा कि हम या तो पूरे ही बांग्लादेश को अपने खिलाफ खड़ा कर देंगे, तो ये होगा कि हमारे जो चैलेंजेस है वो दोनों ही तरफ से बढ़ जाएंगे, पूर्व में और पश्चिम में। पर भारत की क्षमताएं है उस लायक कि वह संभाल सकता है। एक बहुत ही काफी शर्मिंदगी भरा लगता है जब हमारे यहाँ के स्कॉलर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक बोलते हैं। ये दरअसल वेस्ट का दिया हुआ है कि वो भारत को चिकन समझता है और उसको चिकन नेक बोलते हैं। तो काफी लोगों ने तो इसको करेक्ट किया है, पर मीडिया में क्योंकि ये फ्रेज पॉपुलर हो गया है, भारत एक बहुत महाशक्तिशाली हाथी है, उसकी नेक को या उसकी गर्दन को दबाना इतना आसान नहीं है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो सोच लीजिए चीन के भी बस का नहीं है, बांग्लादेश तो उसके सामने उसकी तो क्या औकात ही क्या है। तो हमारे पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जो खासकर सेवन सिस्टर्स की जो स्वामी जी ने बात की वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। उनका कल्चर वगैरह हर तरीके से देखें तो वो भारत से काफी समानताएं रखता है, और इस पूरे रीजन को संभालने के लिए मुझे लगता है कि अभी बेहतर यही होगा कि हम इंतजार करें। जो तारिक रहमान साहब जिनका जिक्र किया है उन्होंने भारत के पक्ष में भी बयान जारी किए हैं, उनकी माँ जो शेख खालिदा जिया है उन्होंने भी पहले बयान जारी किए थे। और वर्तमान जो यूनुस साहब हैं वो दरअसल कठपुतली है, उनकी कोई ताकत नहीं है कि वहां की कट्टरपंथियों के सामने कुछ बोल सके, न वहां की जनता के वो नेता है न नुमाइंदे हैं किसी भी तरह से। तो इसलिए उनसे संभल ही नहीं रहा है, ब्यूरोक्रेसी उनके अंदर यानी कि में नहीं है। कट्टरपंथी के इशारों पर मोहम्मद यूनुस काम कर रहे हैं। आऊंगी मैं आपके पास, आऊंगी मैं आपके पास। रास बिहारी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। जमात, यूनुस और रहमान, आखिर बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी, और क्या लगता है कितना बड़ा एक तब्दीली जो है वो राजनीतिक तौर पर देखने को मिल सकता है बांग्लादेश में? देखिए, बीएनपी के रहमान निश्चित तौर पे वहां पर नए प्रधानमंत्री के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से उनका कल वहां पर स्वागत हुआ है उससे भी लगता है कि जनता का झुकाव उनकी तरफ होगा।
लेकिन जमात जितने जिस तरह से जमात के नेता प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं उनके पाक बांग्लादेश लौटने पर, ये भी माना जा रहा है कि उनकी दूरी तय है, उनकी दूरी बढ़ेगी तो ऐसे में जमात की तरफ से हो सकता है उनकी पार्टी पर भी हमले हों। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अवामी लीग को वहां पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है, एक बिल्कुल नई बैन, पार्टी हाँ। बनी है। लेकिन जिस तरह से वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, ये बात सही है कि मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं, अब अवामी लीग के बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए हैं। जिस दिन शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया उसी दिन 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो लेकिन वहां पर जिस तरह से हालात बन रहे हैं, अगर एक वर्ग ये भी मान रहा है कि ये यूनिट सरकार नहीं चाहती, जो अंतरिम सरकार है, कि वहां चुनाव जल्दी से जल्दी चुनाव हो, तो हालात ये इसलिए भी बिगाड़े जा रहे हैं कि ज्यादा हालात बिगड़ जाए तो चुनाव ना हो और अंतरिम सरकार ही वहां पर कामकाज संभालती रहे। तो जैसे तेजावत जी ने कहा कि ये सब वहां कठपुतली बने हुए हैं, असली खिलाड़ी कोई और है। तो ये भी बात सामने लाने वाली बात है कि भाई किस किस का वहां इंटरेस्ट है, कौन कौन वहां पर स्थिति बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। दूसरी बात है कि अच्छा बिहारी साहब, क्योंकि अरविंद जी ने भी देखिए, जिक्र किया इस बात का कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, क्या आपको भी लगता है कि वाकई अमेरिका और चीन है इसके पीछे? तो निश्चित तौर पर वहां पर जो बड़ी ताकतें हैं उनकी वहां पर पहले से ही दिलचस्पी रही है, और पूरा जो सत्ता से बेदखल करने का काम था उसमें चीन और पाकिस्तान का हाथ था। शोएब जी, आप अपना बैकग्राउंड आवाज जो है उस नॉइज को प्लीज प्लीज कम करिएगा क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। जिस तरह से शेख हसीना को चीन की यात्रा के दौरान देश लौटना पड़ा, उसके तुरंत वहां उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तो चीन का बहुत बड़ा हाथ है। और चीन तो वहां बहुत लंबे अरसे से बड़ी प्लानिंग करके पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां के युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था, जो सरकार वहां नहीं देख पाई और ना रोक पाई। कि जिस तरह से वहां के युवाओं को चीन पढ़ने भेजा गया, इंजीनियरिंग पढ़ने भेजा गया, डॉक्टरी पर, और वो आकर वहां पर सरकार के खिलाफ लगातार आग उगलते रहे। देखिए, शेख हसीना की सरकार भी वहां पर, ये ठीक है, शेख हसीना की सरकार के समय देश ने आर्थिक तरक्की की, लेकिन जिस तरह से वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाई जानी चाहिए थी, शेख हसीना नहीं बना पाई। और शेख हसीना की भी मजबूरी थी कि चीन और पाकिस्तान के जो कुटिल चालें थी उनका सामना नहीं कर पाई। जहां तक भारत की बात है, भारत हिंदुओं का पक्ष लेता रहा है, लेकिन भारत जिस तरह से खुलकर सामने आना चाहिए था उस तरह से नहीं आ पाया, पहले भी नहीं आ पाया। लेकिन यह है कि अब जिस तरह से भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति समर्थन उमड़कर सामने आ रहा है, भारत के लोग भी मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को कोई कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश के पड़ोस में जो पश्चिम बंगाल है, उससे भी एक बड़ी संजीवनी वहां के तस्करों को मिलती रही है। पश्चिम बंगाल में जिस बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, वो वहां पश्चिम बंगाल सरकार उसको रोकना ही नहीं चाह रही है, बल्कि उस पार्टी के बड़े बड़े नेता, अभी आपने देखा होगा कि जो मवेशियों की तस्करी, उसमें टीएमसी के कई नेता पकड़े भी गए हैं। ठीक है, बीएसएफ बड़े पैमाने पे काम कर रही है, लेकिन बीएसएफ कोई वहां इतनी बड़ी तादाद में नहीं लगा दी गई है कि वो पूरे कार्रवाई, यानी कि कुल मिलाकर सरकार को जैसे हिंदुस्तान को कदम उठाना चाहिए उस तरीके से हिंदुस्तान ने कदम नहीं उठाया। शोएब साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। चुप रहना और यहाँ पर हिंसा को देखना, समझना और उस पर कुछ ना बोलना, वो भी कहीं ना कहीं हिंसा ही कहलाता है। और ऐसे में मुसलमानों की चुप्पी एक बड़ा मैसेज जरूर इस पूरे आवाम को दे रही है। शोएब साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। जी, देखिए तरन्नुम जी, बिल्कुल सही बात आपने कही है। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है और हम खामोश बैठे हैं या वहां से हट जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात उस कत्लेआम शख्स के साथ मैं बराबर का हिस्सेदार माना जाता हूं। अगर आप खामोश बैठे हैं, खामोश नहीं बैठना चाहिए। देखिए, मैं बार बार ये बात कहना चाह रहा हूं कि वहां जो शेख हसीना और खालिदा जिया है, इनकी जंग हमेशा चलती है। अगर आप तारीख उठा के देख लें तो खालिदा जिया जाहिर सी बात जुनूस जो है, जाहिर सी बात काट का उल्लू है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो उसके साथ मिलकर इस तरह का अंजाम पहुंचा रही हैं। और जो आप देखिएगा बांग्लादेश का हाल जो आप देख लीजिएगा, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान से बुरा हाल हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो चूंकि हम आप बैठ के एक बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हैं इस पर नजर रखे होंगे, ऐसा नहीं पल पल की नजर रखे हैं वो, लेकिन वो चूंकि मुल्क का मामला है तो जाहिर बात सोच समझ के कदम उठाने वाली बात यहाँ पर आएगी। और अभी अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ममता बनर्जी वाली बात कही थी कि वहां पे वो हो रहे हैं। तो देखिए होता क्या, ममता बनर्जी देखिए हिंदुस्तान में या अपने बंगाल में तो उछल फान कर सकती हैं, जब दूसरे मुल्क का मामला आता है तो वहां पर उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। और जहां तक हमारे बॉर्डर जो है वो बहुत सख्त है, अगर कोई चुपचाप निकल भी आता है तो उसमें जांच चल रही है, आप देख रहे हैं एसआईआर चल रहा है, उसमें बाहर निकाला जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश फिर मैं बार बार आपसे कहूंगा, जो मेरा हिंदू भाई वहां पे बहुत परेशान है कि उनके आपसी झगड़े चल रहे हैं। अभी आपने कहा शेख हसीना का जब तख्ता पलटा गया तो वहां पे 600-700 लोग, 800 लोग, 1000-2000 लोग मार दिए गए। ठीक है, जाहिर पलटा के तो मारे जाएंगे, तो उसमें आप उसका खामियाजा मेरे हिंदू भाई थोड़ा दे देंगे। जिस तरह आप हिंदू भाइयों को निशाना बना रहे हैं, तो आप कम से कम, हिंदुस्तान ने हमेशा आपको लब्बैक कहा, हमेशा आपको तरजीह दी, कोई भी वजीर आजम रहा हो, चाहे हमारे राजीव गांधी से भी आप ले ले, इंदिरा गांधी के बाद से आप ले ले, तो मनमोहन सिंह जी हैं, मोदी जी हमारे देखिए इतना बड़ा फैसला लिया। एक हिंदू भाई ने, तनुज ये बात बताता चलूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शेख हसीना को हिंदुस्तान में शरण दी, जब वो पूरी दुनिया में उनको नहीं मिल रही थी, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूं इस बात को कहने के लिए कि हिंदुस्तान में एक हिंदू भाई ने भी इसकी मुखालफत नहीं की कि शेख हसीना को हिंदुस्तान में न रखा जाए। मोदी जी की मुखालफत नहीं की, सबने लेग बैक कहा। तो आज चाहिए कि मेरे जितने बड़े बड़े आलिम है, जितने बड़े सियासी लीडर मुसलमान है, वो मंदिर आम पर आकर बाइट दे, अगर बाइट से गुरेज करते हैं तो एक डिबेट देके उसको सोशल मीडिया पर डालें कि मैं इसकी मुखालफत करता हूं। और प्रधानमंत्री से जब अगर 100 हिंदू भाई कह रहे हैं उसका असर कम लगेगा, अगर 10 हिंदू कह रहे हैं उसका असर कम होगा, अगर 2 मुसलमान अगर इस बात को कहेंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा फर्क आएगा। तो मेरी गुजारिश अपने आलिमों से भी रहेगी, सियासी लीडरों से भी रहेगी कि जब बाहर की जंग हो तो आपस में एक होके कम से कम हिंदुस्तान के साथ खड़े होइए और उसकी मुखालफत करिए। और यूनुस साहब से प्रधानमंत्री जी को पहले फुर्सत से बात करनी चाहिए, चूंकि ये बहुत ज्यादा हो गया है दिन ब दिन। देखिए तारीख बिल्कुल, और एक पड़ोसी होने के नाते भी एक अहम कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरविंद साहब, मैं आपके पास आऊंगी, क्या हिंदुस्तान को यूएन और ओआईसी जैसे मंचों पर भी अब आकर खुलकर बोलना चाहिए? तरुन्नुम जी, ये सवाल मुझसे है। जी अरविंद जी, आपसे। जी बिल्कुल, यूएन जैसे मंच है वो काफी कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि जब से एक दूरिय विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई है, ऐसे में कम से कम विश्व मंचों से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और अगर वो कोई बयान जारी भी कर लेता है तो उसको कोई भी सीरियसली लेने वाला नहीं है, क्योंकि यूएन सेक्रेटरी ने तो बांग्लादेश की स्थिति को लेकर लगातार बयान जारी किए हैं और लगातार किए हैं। ये अलग क्योंकि बात सर मानव अधिकार से जुड़ा ये पूरा मामला है और मुझे लगता है कि आना चाहिए खुलकर। जी बिल्कुल, यूएन ने तो समय समय पे बयान जारी किए हैं और ये वेस्टर्न मीडिया में भी आया है, भारत की मीडिया में थोड़े से उनके बयानों की चर्चा कम हुई है। तो ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तो कहीं नहीं काम करेगा और न उसका कोई ऐसा दबाव बनता है। हाँ, भारत जरूर दबाव बना सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार जिस तरीके से यह व्यवहार कर रही है भारत को, और वो कह रही है कि जो 1971 की लड़ाई में भारत का कोई योगदान नहीं था, तो सीधा सीधा ये कर सकती है कि भारत एक बहुत बड़ा बिल थमा दे। हमारे लगभग 2500 सोल्जर्स जो मारे गए थे बांग्लादेश को आजादी दिलाने में, हमारे इतने संसाधन काम में आए थे, तो सेना में दरअसल एक सोल्जर्स की कीमत की भी गणना होती है। हालांकि ये कमानवीय काम होता है, पर वो करते हैं। तो उस तरीके से सारा करके और जो मुआवजा दिया गया बांग्लादेश को, कह दे कि आप हमारा पैसा पूरा कर लीजिए, आपका एहसान खत्म। तो कम से कम ऐसे एक्सट्रीम स्तर पे जाया जा सकता है। पर दरअसल विदेश मंत्रालय में लोग बैठे हुए हैं, वो शांति से, धैर्य से अभी सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अगर वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देंगे तो वहां रहने वाले जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम तो बयान देके हम तो बाहर निकल जाएंगे, हमारी सेनाएं तो वहां अंदर जा नहीं रही है और वो इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में अगर बयान जारी करेंगे तो वहां के सारे जितने भी हिंदू हैं उनकी सुरक्षा को हम खतरे में डालने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए सरकार काफी संभल कर काम कर रही है। एक सिद्दीकी साहब की मैं बात को थोड़ा सा डिफर करते हुए थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि पहली बात तो ये जो शेख हसीना को यहाँ शरण देना एक स्ट्रेटेजिक गलती थी, जो अब सरकार रियलाइज कर रही है। भारत सरकार को ये पता नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा। एक काम किया जा सकता था कि किसी तीसरे न्यूट्रल देश में भारत मदद कर सकता था उनको वहां भेजने के लिए, जैसे कि श्रीलंका के बारे में है या तमाम जो सत्ताएं परिवर्तित हुए हैं, भारत ने पर्दे के पीछे काम किया है।
हमारे यहाँ के जो रॉ या वहाँ के जो जो हमारे जो मिशन है और वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, इन्होंने, ये अलग बात है कि मीडिया में वो तमाम चीजें नहीं आ पाई, पर भारत ने ये सारे काम किया है, तो वही काम शेख हसीना के लिए किया जा सकता था। तो एक फालतू का जो हम विवाद है, क्योंकि अब बीएनपी की सरकार बनेगी तो शेख हसीना की उपस्थिति हमारे लिए फिर भी वो परेशानी का सबब बनेगी। और ऐसे में हम दरअसल विदेशी ताकतों का जिसका हमने जिक्र किया, उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म पैदा कर रहे होंगे। अरविंद जी, क्योंकि जब शेख हसीना को हम अपने मुल्क में रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सामने आकर वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जहां पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर भी तो फिर हम हिंदुस्तान खुलकर बोल सकते हैं। बोल सकता है, मैंने आपको बताया ना तरुण जी कि अगर हम बोलेंगे तो वहां के हिंदू जो है उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा, और सरकार यही संयम बरत रही है। सरकार बहुत कुछ कर सकती है, अगर मान लो वहां इंटरफेरेंस करे तो पाकिस्तान और जो चीन है वो वहां के उस जमीन में कूद पड़ेंगे। अभी भारत को विकास करना है, भारत को अभी बहुत आगे बढ़ना है, भारत में हमारे घरेलू स्तर पर भी हमें समरसता बनाए रखना है। अगर मान लो हम यहाँ समरसता नहीं बनाएंगे, भारत में अगर किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो हमें ध्यान देना होगा। दूसरी बात यह कि विदेश मंत्रालय या विदेश नीति का काम ममता बनर्जी जी का नहीं है, वो स्टेट का देखती है। और आप जानते हैं कि जो विदेश से संबंधित जितने भी जो फैसले होते हैं, इसलिए उनका तो कोई वैसे रोल भी नहीं होना चाहिए। सेनाएं जो बॉर्डर पर हैं वो भी पश्चिम बंगाल के अंडर में नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि फालतू को कि डिबेट में पश्चिम बंगाल सरकार को अंदर लाके उनको ज्यादा बड़ा बना के साबित करने का कोई फायदा नहीं है। न ममता बनर्जी देश के स्तर की इतनी बड़ी नेता हैं, और न मुझे लगता है कि उनको इस पूरे मसले में घसीटा जाना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि जो अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि हिंदू और मुसलमान राम और लक्ष्मण हैं, तब भी लक्ष्मण कह के भी उन्होंने उनको सेकंड कैटेगरी का सिटीजन तो बना ही दिया ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप कहिए कि राम और भरत हैं, जो सिंहासन के लिए एक दूसरे को कह रहे हैं कि आप आइए। शोएब साहब जवाब दीजिएगा। हम गद्दी छोड़ते हैं। देखिए, मैं उनकी बात का जवाब जरूर दूंगा। मेरा टेंशन वो तरुण जी नहीं था। मैंने एक बात कही हिंदुस्तान की। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात सर कर रहा था कि मेरे हिंदू भाई राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण आप बताइए तरुण जी, बात छोड़ के 2 सेकंड बाद आप भरत है, आप भरत है या आप राम है? हम कह रहे हैं कि आप गद्दी पे आइए। हम गद्दी छोड़ते हैं सर। अच्छा हुआ कि एक थोड़ा सा इस टूटी बात हो गई। देखिए होता क्या सर, जो भरत का आपने बात की, भरत की बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आप देखिए राम जो थे, लक्ष्मण जो थे, उनके सौतेले भाई थे। मैं समझता हूँ कितने मुसलमान छोड़ दी, कितने हिंदू भाई को शायद ये बात ना मालूम हो, कुछ परसेंट को सबको मालूम हुआ है। लेकिन लक्ष्मण ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि राम के लिए 14 साल के खुद जंगल चले गए। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि मुझे दूसरे मुल्क के मुसलमानों से मतलब नहीं है, मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों से मतलब है, मुझे हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है। और खास करके बांग्लादेश मेरी हिस्सा था। 47 में जब पाकिस्तान बटा, उसके बाद 71 में बांग्लादेश गया, तो वहां के हिंदू भाई मेरे हैं। आप यकीन जानिए, जैसे भी आपने एक बात कही मुझे अच्छी लगी सर, ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा फरवरी इलेक्शन के बाद देखा जाए, तो फरवरी में भी वक्त है। फरवरी वक्त मतलब मैं अपने हिंदू भाइयों को खून थोड़ा बहाता देखता रहूंगा। होता क्या है सर कि ढूंढोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे बांग्लादेश में कातिल ना मिलेगा। तो वहां इस तरह के झगड़े चल रहे हैं, कौन किसको मार रहा पता नहीं चल रहा है। तो मेरे मुल्क के वजीर आजम, जाहिर सी बात है, मुल्क की बात है, सोच समझ के फैसला लेंगे, लेकिन कम से कम उनको पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी अटैक कर देना चाहिए। अभी देखिए यूनुस साहब कदमों पे आ जाएंगे। कम से कम उनको सिक्योरिटी चाहिए। इस टाइम जितने भी मेरे वहां पे हिंदू भाई बांग्लादेश में रह रहे हैं, 2 लाख 3 लाख या 1000 जो भी रह रहे हैं, अगर वो वहां की हुकूमत चाहे, ऐसा नहीं खालिदा जिया और यूनुस बैठ के अगर चाहे तो उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, ऐसा वहां कमी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो आपस के झगड़े में कहीं ना कहीं हिंदू को चोट पहुंच रही है, जो मुझे, मैं दिल से बात कह रहा हूं, मुझे पसंद नहीं है। मैं गुजारिश बार बार मुल्क के वजीर आजम से कहूंगा कि तारिक साहब आए, उनका वेलकम छोड़िए आप, वो भी गद्दी लेने आए, वो भी गद्दी लेना है। वो फरवरी के बाद अगर उनकी सरकार बनती है, वो बांग्लादेश के वजीर आजम बनते तो ठीक है, वरना फिर वापस चले जाएंगे। और शेख हसीना की ज्यादा बात आपने कही, तो मैंने पहले बात को कहा था कि हिंदुस्तान में आप देखिए कोई भी वजीर आजम रहा हो, उसने हमेशा नरम रवैया हमेशा अपनाया। और इसमें इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शेख हसीना को यहाँ कर दिया कि मान न दी जाए। लेकिन इसमें आप देखिएगा तरुण जी, कहीं ना कहीं खुल के आप देखिएगा अमेरिका के हाथ आएगा। अमेरिका की एक पॉलिसी हमेशा रही, आप देखिए कि उसने हमेशा हर मुल्कों को लड़ाया, और खास करके एशिया में भी उसने पाकिस्तान को अपना अड्डा बना के हमेशा रखा और उसे खेला। मुनीर को देख लिए, इमरान खान जो है मुनीर को लेके आए थे, आज मुनीर उनके लिए खतरा बना हुआ है। तो इसमें अमेरिका हवा दिया हुआ है, तो जो हवा दे रहा पहले उसकी हवा निकालनी है हमें।
क्योंकि अमेरिका का हाथ आगे कल निकलेगा। और मैं हिंदू भाई जो वहां कत्लेआम हो रहे, मुझे अफसोस है, मैं जितना कर सकता हूँ करूंगा, और ठीक मेरे है। लायक कोई भी खिदमत है मैं मुल्क के राज बिहारी साहब, मैं आपके पास ही करूंगा। आऊंगी। लगातार हम ये बदलती तस्वीरें देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। हिंदुस्तान अक्सर नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर चलता है, क्या हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच वो नीति कमजोर होती नजर आ रही है? देखिए, हमने बीएनपी सरकार पहले भी देखी है। बीएनपी सरकार में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया गया था। जैसे कि तेजावत जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारी एक राजनीति चूक है, मुझे नहीं लगता। भारत ने शेख हसीना को शरण देकर सही काम किया, क्योंकि भारत के प्रति जो उनकी भावना रही है, ठीक है, उसमें कई बार, और अगर हम शेख हसीना को शरण नहीं देते तो इसकी क्या गारंटी है हिंदुओं पर हमले नहीं होते? क्योंकि बीएनपी सरकार के दौरान भारत सरकार के संबंध कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। भारतीय सीमा जो सुरक्षा बल है उन पर हमला किया गया, भारतीय नागरिकों पर हमले हुए। और जहां पश्चिम बंगाल की बात है, मैं पश्चिम बंगाल में ही कह रहा, मेरा ये कहना था, पश्चिम बंगाल की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वहां पर जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे लोग बांग्लादेश में तस्करी को बढ़ावा दे रहे, तस्करी में जो लिप्त है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, उसकी कोई भूमिका तो नहीं है। लेकिन बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को जिस तरह से टीएमसी सरकार में या उससे पहले वाम मोर्चा की सरकार में भारत में आके शरण दी गई, उनको वोटर बनाया गया, ये भी तो एक बड़ा खतरनाक संकेत वहां पहले से मिलता रहा है। और जिस तरह से टीएमसी के नेता बांग्लादेश में घटना हो रहा है उसको लेके राजनीति कर रहे हैं, ये भी सबके सामने लाने की बात है। मैंने शुरू में कहा कि कोलकाता में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किए और टीएमसी सरकार ने उन पर मुकदमे बना दिए। तो एक तरफ हम देश में हिंदुओं के समर्थन में, अपने ही देश में जब हम हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो बाकी देशों की हालत क्या होगी? ठीक, महाराज साहब, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि वक्त की भी कमी है। आखिरी सवाल आपसे, क्या इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू जोखिम में है और आने वाले समय में तस्वीरें और भी ज्यादा घातक हो सकती हैं? देखिए, बांग्लादेश के अंदर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हिंदू हमेशा खतरे में रहा। जहां जहां पर भी आपने देखा होगा कट्टरवादी सरकारें हुई है विश्व में, हिंदू और बुद्ध, जैन, मतलब जो शांति के प्रवर्तक धर्म है, वो सदैव खतरे में रहते हैं, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो विश्व की अन्य विचारधाराओं से बेहद उच्च रहती है, क्योंकि वो हिंसा के अंदर विश्वास करते हैं। बांग्लादेश के अंदर किसी की भी सरकार आए, मैं एक्सपर्ट पैनल के समर्थन में, किसी की भी सरकार आए, हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक स्थिति सदैव रहेगी। वो कब नहीं हो सकती है? जब वहां पर एग्जैक्ट डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं हो जाए। और एग्जैक्ट डेमोक्रेटिक सेटअप स्थापित होता हुआ मुझे आने वाले कई वर्षों तक नहीं दिखता है। मुझे सिर्फ एक चीज ये जरूर लगती है कि देखिएगा, आपने से ही बोला हमारे फॉरेन अरविंद सिंह जी ने, कि वहां पर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जहां पर यूएनएच का चेयरमैन ही चाइना हो, जो बैक सपोर्टिंग हो, और वो हमारा साथ क्या देगा जहां पर वो ही अमेरिका हो। बिल्कुल महाराज साहब, माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि वक्त की भी कमी है, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के इतर जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर शैलेशानंद महाराज जी, अरविंद सिंह, शोएब सिद्दीकी, राज बिहारी, आप चारों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।